हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई किताब आई है 2025-2026 सेशन के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे और आज हम लोग फर्स्ट पार्ट जहाँ की हम लोग रिकैप करने वाले हैं 3 डोमेन्स ऑफ एआई उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इफ़ेक्टिवली आपका इस क्लास में क्लास 7 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में है। ओके, हम आपको किताब से भी दिखाएंगे पर पहले हम आपको बताते हैं क्योंकि कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ें स्किप की गई हैं। तो फर्स्ट हम लोग रिकैप करेंगे 3 डोमेन्स ऑफ एआई, राइट। अच्छा, तो ये जो है आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है फॉर एआई। तो यहाँ आप ज़रूर देखे हैं या आपको शायद मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो ये हमने क्लास 6 के लिए कवर किया था डोमेन्स ऑफ एआई। यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ डेटा और 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग फिर से पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में हम लोग इसको रिकैप करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत रिपीटेशन होने वाला है। खैर उसके बाद में ये तो है आपका पार्ट 1, राइट। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो। पार्ट 2 में हम लोग एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई डोमेन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और मज़े की बात है यहाँ हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या क्या कंसिडरेशंस हैं फॉर कंप्यूटर विजन, अगेन क्या कंसिडरेशंस हैं फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, इन तीनों के बारे में जानेंगे। और फाइनली हम लोग सिस्टम्स थिंकिंग और सिस्टम्स मैप यूजिंग लूपी, ओके, ये फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट में, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्लास 7 में जो है हम ये तीनों चीज़ कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये है आपका क्लास 7 फैसिलिटेटर हैंडबुक का फर्स्ट पेज, आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, राइट। तो एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये देखिए ये आ गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम इसको जूम करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप करी गई हैं। फर्स्ट हम आपको वो चीज़ बता दें क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग ये जो है रिकैप करेंगे ऑफ एआई डोमेन्स। ये हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्लास 6 में कवर कर लिया था, काफ़ी डिटेल्स में किया था, थोड़ा बहुत नहीं, आप ज़रूर उसे देखिएगा। उसके बाद में इस जगह में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्किप है और वो है एआई एथिक्स का। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, शायद इन लोगों से स्किप हो गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे, हम एसडीजी वगैरह जो है ये हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरे आप सब्जेक्ट्स में पढ़ लोगे इस चीज़ को। हम लोग जो एआई में पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला कॉन्सेप्ट सिस्टम्स मैप, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल ये जो है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कंटेंट। ओके, तो चलिए आज का पार्ट शुरू करें। तो आज हम लोग रिकैप करेंगे 3 मेन फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो सबसे पहले बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स की क्या ज़रूरत है। हमें उनकी ज़रूरत है क्योंकि हम ऐसे मशीन्स चाहते हैं जो कि हमारे जैसे देख सके, हमारे जैसे भाषाओं को समझ सके और हमारे ही जैसे नंबर्स को समझ के उनका अंडरस्टैंडिंग कर सके। आप समझ रहे हैं, हम लोगों को तो इफ़ेक्टिवली बहुत रकम की चीज़ों की ज़रूरत है, पर अगर हम ध्यान से उनको कैटेगराइज करें तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या आप बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों को हम इन तीनों चीज़ों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ओके, तो एक है चीज़ों को देखना और समझना, दूसरा है भाषा को देखना और समझना। अब देखिए भाषा लिखित और मौखिक दोनों रूप से होती है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूरत है, हम ऐसा मशीन चाहते हैं। और तीसरा सेंस करे नंबर्स को, मतलब जो भी नंबर हो, डेटा है, नंबर डेटा, उसको समझ के एनालिसिस करके हमको रिजल्ट बता सके। ओके, तो हमको ऐसे तीनों ज़रूरतों के लिए मशीन्स चाहिए। तो इसीलिए
और चूंकि इन मशीन्स को हम लोग ट्रेन करेंगे ऐसे करने के लिए, ओके, तो इनको हम लोग इफेक्टिवली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स ही कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स क्या है भाई, और 3 डोमेन्स। तो पहला है कंप्यूटर विजन, नाम ही में देख लीजिए आप क्या है, कंप्यूटर है और विजन है। मतलब यहाँ पे हम कंप्यूटर को आंखें देंगे ताकि वो देख सके और देख करके समझ सके। तो भैया आंखें क्या हैं, ये आंखें हैं कैमरास, ओके। तो वो कैमरा के माध्यम से वो इमेज वीडियो इनको देखेगा और समझेगा, ठीक जैसे कि हम लोग देखते हैं, ओके। मान लीजिए आप कंप्यूटर के सामने एक बिल्ली का फोटो देंगे और उससे पूछेंगे बताओ ये क्या है। अगर वो बताती है कि हाँ ये डॉग है, तो आप बोलोगे अरे ये तो ठीक जवाब नहीं है। तो आप उसको करेक्ट करके बोलिए कि देखो ये कैट है। तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा आपको कैसे मालूम ये कैट है। सोचिए आप किसी छोटे बच्चे को आप बोलते हो कि बेटा ये बिल्ली है, तो आपसे पूछना नहीं है कि ये बिल्ली आपको कैसे पता पिताजी या अंकल ये बिल्ली है। तो आप उसको बिल्ली का फोटो दिखाते हो, बताते हो कि बिल्ली दिखने में कैसी होती है, बिल्ली के फीचर्स क्या होते हैं, साइज, शेप, कलर, ओके। इन चीज़ों को आप कंप्यूटर विजन के माध्यम से उसको कैमरा में ही दिखाओ और आइडेंटिफिकेशन करवाओ, ओके। तो ये है हमारे जैसे देख करके समझने की काबिलियत, इस फील्ड को हम कहेंगे कंप्यूटर विजन। दूसरा है भाषा को समझने की काबिलियत, वो भी लिखित और मौखिक रूप से। मतलब हमको मान लीजिए ये जो हम क्लास ले रहे हैं आपका हिंदी में ले रहे हैं, अब अपने देश में और भी तो बहुत सारे भाषा हैं। मान लीजिए तमिलनाडु में कोई स्टूडेंट तमिल में ये देखना चाहता है, इस वीडियो को समझना चाहता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम जो बात बोल रहे हैं, देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे में सबटाइटल्स आ जाएगा, वो भी तमिल में, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक है जो कि इससे बेहतर है, वो है डब। मतलब पूरा का पूरा हम जो बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा तमिल में आएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हमको तो भाई तमिल आता नहीं है, हम तो नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए भी हमें मशीन की ज़रूरत है। आप हम लोगों के देश के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, है ना, श्री मोदी जी। तो वो भी बहुत सारे जगह जा करके आप देखोगे, विदेशों में भी भारतीय अपने हिंदी भाषा में ही वो भाषण देते हैं, लोगों से बातें करते हैं। इटली में जा कर के, फ्रांस में जा कर के, अब आप बताइए वहाँ पे फ्रेंच लोग कैसे समझेंगे। वहाँ पे आपका AI एनेबल्ड मशीन है। आप देखोगे वो सारे लोग, फ्रेंच लोग, इटालियन लोग, कान में कुछ पहने हुए हैं। इफेक्टिवली वो AI एनेबल्ड मशीन है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। मतलब वो क्या करता है, वो सारे भाषाओं को, जैसे कि हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं, वो हिंदी को कन्वर्ट करेगा अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद जिसको जैसा ज़रूरत है, किसी को तमिल चाहिए तो वो तमिल में सबटाइटल्स भी देगा, डब भी देगा। किसी को फ्रेंच चाहिए तो वो फ्रेंच में सबटाइटल्स भी देगा, डब भी देगा। आप समझ रहे हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ और एक फीचर है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वो जो है, ये तो आपका डेटा कन्वर्शन वाला बात हुआ, है ना। आप मशीन से इंटरैक्ट भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि एलेक्सा या सिरी, आपने अगर देखा होगा तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप मशीन को बोलिए, वो मशीन आपका गूगल से पूरा इनकॉर्पोरेट है, यूट्यूब से इनकॉर्पोरेट है। आप बोलिए कि एलेक्सा मुझे किशोर कुमार का सैड सॉन्ग सुनाओ, तो वो आपको किशोर कुमार कौन है उसको पता है। कैसे पता है, क्योंकि उसके पास किशोर कुमार का डेटाबेस है। किशोर कुमार के हजारों सॉन्ग्स उसके पास अवेलेबल है यूट्यूब से, उसमें से वो सैड कौन सा है वो ये भी सर्च कर सकेगी। अब आप बोलेंगे कि ये इतनी चालाक कैसे हो गई एलेक्सा। कोई चालाकी नहीं है, हम इंसानों ने ही उनसे ट्रेन किया है। वो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है। सैड सॉन्ग क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, ये हमने सॉन्ग्स के माध्यम से, इमोशंस तो वो मशीन समझेगी नहीं, तो हम उन्हें फीचर्स बताते हैं। देखो ये जो सॉन्ग है, ऐसे टाइप के सॉन्ग, इनके म्यूजिक लिरिक्स ऐसे टाइप के होते हैं, ये सैड सॉन्ग है। तो एलेक्सा के डेटा बैंक में है ये बातें। आप किशोर कुमार का कोई खुशी का संगीत गाना गाने बोलिए, सुनाने बोलिए, वो भी आपको वैसे ही डिफरेंट सॉन्ग सुना देगी।
ओके तो देखिए हमने यहाँ पे एनएलपी में दो चीजें सीखी। एक है किसी भी भाषा को लिखित और मौखिक रूप से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, और दूसरा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना। ओके अब आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि हम हिंदी में एलेक्सा से बात कर रहे हैं ना, कोई तमिल में आके एलेक्सा से तमिल में बात करेगा तो आपको क्या लगता है, एलेक्सा उसको तमिल में ही जवाब देगी। अरे वाह, मतलब वो हर भाषा को ठीक यहाँ के जैसे, यहाँ हम हिंदी में बोल रहे हैं, मान लीजिए हम मंगोलियन भाषा में बात करते हैं तो भी वो कंप्यूटर, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर उसको अपना कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो तमिल में कन्वर्ट कर सकती है, बता सकती है, और फिर फ्रेंच में भी बता सकती है। मतलब कोई लैंग्वेज का इशू ही नहीं है। आप सोच सकते हैं, हम लोगों को यही चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए हम ऐसे मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं। और थर्ड है आपका स्टैटिस्टिकल डेटा। तो भाई यहाँ पे डेटा तो बहुत कुछ है, जैसे कि आपका नाम वो खुद में एक डेटा है, आपका डेट ऑफ बर्थ वो भी एक डेटा है, आपका हाइट वो भी एक डेटा है, आपका वेट वो भी एक डेटा है, आपका ब्लड ग्रुप वो भी एक डेटा है। ये सारे डेटा है, कुछ में नंबर्स है, कुछ में अल्फ़ाबेट्स है, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक है ना। तो यहाँ हम लोग जो है खास तौर पे नंबर्स को समझने की प्रक्रिया, ये जो है ये स्टैटिस्टिकल डेटा वाले फील्ड में आती है। ओके इसके बारे में हम आपको और डिटेल्स में जब सेक्शन बताएंगे तो और भी आप जान पाओगे। खैर तो चलिए अब आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, कंप्यूटर विजन मतलब द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखे, नॉट जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड। ओके एंड देन अगेन फीडबैक भी देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन को बहुत सारे कैट्स के फोटोग्राफ्स दिखाए है ना, आप उसको अब बताइए कि भाई मशीन आप हमको एआई यूज करके एक कैट का फोटो बना दीजिए जिसका कि पाँव जो है चूहे जैसा हो। ये जो आपने बताया मशीन को डेवलप करने के लिए, अब मशीन को कैट और माउस दोनों को समझना होगा। इसके लिए उसके डेटा बैंक पे माउस का भी फोटोज रहना चाहिए, डिफरेंट टाइप के माउस। ओके तो वो दोनों को मिला करके भी बना के दे सकता है ना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। नेक्स्ट एनएलपी जो हमने सीखा, दैट इज एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ के हम लोगों को बताना, फीडबैक एंड अंडरस्टैंड फीडबैक, हर एक में अंडरस्टैंडिंग फीडबैक यहाँ पे है। और थर्ड है आपका स्टैटिस्टिकल डेटा, दैट इज एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड नंबर्स, डू एनालिसिस, ओके एंड गिव प्रिडिक्शंस और रिजल्ट्स। एक रकम से यहाँ सारे जगह में आपको रिजल्ट ही तो मिल रहा है, फीडबैक इज अ सॉर्ट ऑफ रिजल्ट। तो इफेक्टिवली डियर स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है भाई, हम लोगों को मशीन्स की ज़रूरत है जो हमारे जैसे ही काम करे, दैट इज ह्यूमन लाइक मशीन्स। इन्हीं को हम लोग एआई मशीन कहते हैं। और इनके सारे रकम के कामों को जो है हम 3 फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इन्हीं को आपका 3 डोमेन्स कहा जाता है। ओके इज एनएलपी इफेक्टिवली, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से it enables machines to understand language। कौन अंडरस्टैंड करता है? हम लोग करते हैं, ह्यूमंस। तो जैसे हम समझते हैं मशीन भी वैसे ही समझेगा। आप सोच सकते हैं, मतलब मशीन भी एक इंसान के जैसा लैंग्वेज को अगर समझेगा तो हम कहेंगे कि वो एक एनएलपी एनेबल्ड मशीन है। एनएलपी एनेबल्ड मशीन। ओके so you see computers and robots use NLP to process real world language। आपके सामने कोई मशीन रखी हुई है, आप उसको कुछ बोल रहे हो, वो आपके बातों को समझ के आपको रिप्लाई दे रहा है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? जरूर। एलेक्सा एंड सीरी, एलेक्सा एंड सीरी ये लोग यही तो करते हैं। तो these are sort of NLP enabled machines। ओके सो बेसिकली ये NLP की वजह से computers communicate with human beings in human language। With NLP, computers can read and write text, they can hear and even understand speech। जैसे कि आपने अलेक्सा को कहा, अलेक्सा किशोर कुमार का कोई गाना चलाइए, अचानक से अलेक्सा सर्च इंजन में जाकर के
इट्स रैंडम, वो कोई भी किशोर कुमार का गाना आपको सुना देगी। ओके, अगर आप बोलेंगे कि किशोर कुमार का सैड सॉन्ग सुनाइए, तो वो किशोर कुमार का आपको सैड सॉन्ग भी सुना देगी। ये कैसे हो रहा है? पहला बात है, एलेक्सा को समझना पड़ेगा कि ये किशोर कुमार कौन है। ये एक सिंगर है, पॉपुलर सिंगर, और किशोर कुमार ने बहुत तरह के गीत गाए हैं, है ना। तो उसमें से वो सैड सॉन्ग को सिलेक्ट करेगी और आपको सुनाएगी। तो इसके लिए एलेक्सा को क्या क्या जरूरत है? आपके बातों को समझने की जरूरत है, और किशोर कुमार सैड सॉन्ग कहाँ मिलेगा, उसको एक्सेस की भी जरूरत है। तो आपको ये सब चीज देना पड़ेगा। एक्चुअली ये गूगल में इनकॉर्पोरेट है, तो आप कभी किसी के घर में जाके ट्राई करिए, अगर कहीं पे आपको एलेक्सा या सिरी मिलती है तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा आपका। और सोचिएगा कि ये जो भी संभव हो रहा है वो बिकॉज ऑफ NLP ये पॉसिबल है। ओके, तो ऐसा है कि NLP कैन एनालाइज ए लॉट मोर टेक्स्ट एंड स्पीच देन ह्यूमंस। हम लोग तो थक भी जाते हैं काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, अरे भाई थोड़ा विश्राम करे, सो ले, नैप ले ले, थोड़ा किटकैट हो जाए, ड्रिंक्स खा ले, रेस्ट कर ले, वगैरह वगैरह। लेकिन कंप्यूटर्स को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, नो रेस्ट, वो कंटिन्यूअस काम करता रहेगा। ओके, तो देखिए NLP कैसा काम करता है। NLP प्रोसेसेस ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन जो लैंग्वेज उसको देगा वो उसको it will try to make sense of it, word by word, part by part, in a way that computer can understand. The input speech or text is clean to make it easier for the computer to process it. And याद रखिए, computers use learning based AI models to process the input. अब ये learning based AI model क्या है? मतलब वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। वो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स है ना जो हम लोगों से ही सीख रहे हैं। अक्सर आप देखिएगा यूट्यूब में या कहीं कहीं पे आपको कुछ फॉर्म साइन करना पड़ता है या टिक करना पड़ता है कि क्या ये डेटा को हम AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप हाँ बोलिएगा तो फ़ायदा है उससे। मतलब ये एक बात बताएं कि हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 7। अगर यही पूरा टॉक अब तक 10 मिनट हो चुका है, हम एक AI को सुनाएं, एक AI एनेबल्ड मशीन को सुनाएं और बोले कि बताओ, सवाल का जवाब दो, हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं। वो बोलता है क्लास 3 के लिए पढ़ा रहे हैं। तब बोलोगे अरे बुड़बक, बेवकूफ़, ये तो क्लास 7 का है, करेक्ट करो अपने आप को। AI विल से सॉरी टीचर। ओके, सो ये देखिए एक तरीका से हम उसको सिखा रहे हैं। फिर हम उससे सवाल पूछेंगे, अच्छा बताओ तो AI के 5 डोमेन्स होते हैं या 10 डोमेन्स होते हैं? तो वो बोलेगा AI के तो 10 डोमेन्स होते हैं। बोलेंगे अरे बेवकूफ़, AI के 3 डोमेन्स होते हैं, मैंने तो पहले ही पढ़ाया था, तुम कहाँ थे? सॉरी। तो धीरे धीरे करके हम, जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, AI को भी ट्रेन करना पड़ता है। ओके, हमने इसके बारे में भी वीडियोस बनाए, आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज कह रहे हैं, लर्निंग बेस्ड AI मॉडल्स इफेक्टिवली टू प्रोसेस द इनपुट को सही रकम से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अपने बारे में सोचिए ना डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, आपने जल्दीबाजी में अरे मुझे तो ये आता ही है, क्या करना है, बस तुरंत सवाल करके आ गए। आपने ठीक से सवाल ही नहीं समझा। वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। आप अगर इनपुट ही गलत लोगे तो आपका जवाब तो गलत आएगा ही। तो यहाँ पर भी हम लोग कंप्यूटर AI मॉडल्स में इनपुट को पहले समझना सिखाते हैं। ओके, खैर बहुत बातें हो गई, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा एप्लीकेशंस देखें। एप्लीकेशंस ऑफ NLP अराउंड अस। ग्रामरली ये एक वेबसाइट है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये लोग जो हैं दे कैन करेक्ट योर ग्रामर, इवन पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। और आप चाहें तो मान लीजिए आपने कुछ गलत किया है तो वो उसका रिप्लेसमेंट भी आपको सर्च करके देंगे, ताकि ओवरऑल आपका राइटिंग जो है वो काफ़ी बेटर हो जाए। ओके, नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट एंड टेक्स्ट प्रेडिक्शन। आपने जरूर देखा होगा गूगल सर्च बॉक्स में या कहीं पर भी आप कुछ लिख रहे हैं, वो अचानक से एक्स्ट्रा कुछ टर्म दे देता है। वो एक प्रेडिक्शन होता है। कहाँ से मिलता है उसको प्रेडिक्शन? आपके पास्ट
सर्चेस से, या दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर लोग जो सर्च कर रहे हैं वो अगर आपसे मिलता है तो वो क्या है, वो आपको एक प्रिडिक्शन दिखाता है। तो ये एक टेक्स्ट प्रिडिक्शन, ओके। इस फीचर जो है ये एक्चुअली NLP यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्लीट द वर्ड आपको अक्सर सुविधा होता है, आप देखिएगा, आप मैसेज करते वक्त, ईमेल करते वक्त देखिएगा आपको ये प्रिडिक्शन, ऑटो कंप्लीट या टेक्स्ट प्रिडिक्शन आप जो यूज़ करते हैं, याद रखिए वो एक एग्जाम्पल है एनेबल्ड NLP एनेबल्ड मशीन का। मतलब कहीं से पीछे में कोई बॉट है, AI बॉट है जो NLP समझता है, आपकी बातों को समझता है, समझते हुए वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप जल्दी से ईमेल टाइप कर सकें, आप जल्दी से मैसेज लिख सकें। ओके, समझ में आया? चलिए, और फिर डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि एप्पल का सिरी, अमेजन का एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये लोग तो है ही महान। हमने जैसा आपको बताया, ये ह्यूमन लैंग्वेज को सुनते हैं और तो और समझने के साथ जवाब भी ह्यूमन लैंग्वेज में ही देते हैं। बताइए तो क्या मज़ेदार बात है। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। आज से 20 साल पहले कभी ये सोच सकता था? हैं? मशीन रोबोट मतलब वही छोटा मोटा एक पार्ट था जो रास्ता में चलता था, ऐसा टाइप का चल रहा है, धीरे धीरे रोबोटिक डांस का जैसा चल रहा है, दैट्स इट। अरे वो तो पास्ट हो गया। आज के दिन में रोबोट को आप बताइए, वो आपको जवाब देगा। दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में समझते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी हमने ये क्लास 6 में कवर अप किया है, फिर से हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल डेटा एनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे जो हम लार्ज अमाउंट बोल रहे हैं ये काफ़ी बड़ा नंबर है। जैसे कि देखिए यहाँ एज लिखा हुआ है और प्राइस ऑफ स्मार्टफोन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ओके एंड अदर्स। सो दिस आर नंबर्स। प्राइस ऑफ स्मार्टफोन भाई रुपीज़ में आएगा, राइट। एज तो जस्ट एक नंबर है, इन ईयर्स में आएगा, ओके। नेक्स्ट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। ह्यूमिडिटी का भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपना उस हिसाब से आता है, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा। खैर, अच्छा अब हम लोग एज के बारे में जानते हैं। अच्छा भाई, एज किसका एज? आपका एज, मेरा एज? नहीं। मान लीजिए हम एक सिटी से दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन जो अपना न्यू दिल्ली है, उस सिटी में जितने लोग रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बातें हो रही है, उनका एज आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर होगा, या कितना कुछ होगा, कितने सारे लोग रहते हैं। बताइए, आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि एज ऑफ 2025 देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ पीपल लिविंग इन नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। अब अगर हम इन सब के एज के बारे में जानना शुरू करें तो सोचिए तो आपके पास में कितना डेटा होगा। मान लीजिए कॉलम है आपके पास में, ओके, उस कॉलम का कितना एंट्रीज होगा? इस कॉलम का एंट्रीज होगा 3.5 करोड़। इतना डेटा। आप बोलेंगे कि भाई सर इस डेटा का हम करेंगे क्या? इतना सारा नंबर लेके हमको क्या फायदा? ओके, तो चलिए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। सो हमारे पास 3.5 करोड़ पीपल का एज है, ओके। इतने सारे लोग। अब हमको क्या करना है? हमको भाई जानना है, सीधी सी बात है, कि यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, से इन्फेंट्स हैं, कितने सारे किड्स हैं, ओके, कितने एडल्ट्स एडल्ट्स हैं और कितने सारे ओल्ड एजेड पीपल हैं। ये हमको मान लीजिए 4 कैटेगरीज में जानना है। लेकिन इन्फेंट्स का भी तो एक एज होता है, 0 to 4, 0 to 5, वैसे ही किड्स का भी एज होता है। एडल्ट्स भी आप 18 से लेकर के 50-60 तक बोल सकते हैं, 65 के बाद में ओल्ड एज पीपल है। मान लीजिए हम पूरे प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा एक प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर है, क्या है? दिस इज जस्ट नंबर। और यहाँ हम एक ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप। सो बेसिकली वी आर मेकिंग
ग्रुप्स, ताकि हम इस पूरे चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, बेटर अंडरस्टैंड, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप होगा, ये जो एक्सिस है आपका, ये है एज का एक्सिस इन ईयर्स, और ये है जस्ट नंबर। तो फर्स्ट एक्सिस होगा से 0 to 10, मतलब 0 से 10 साल, फिर 10 से 20 साल, ऐसे ये चलता जाएगा अप टू 90 to 100। मान लीजिए हमने ये किया, ओके। तो यहां हम 0 से 10 के बीच में इसमें जितने किड्स एंड इन्फेंट्स आते हैं उसके नंबर को अगर हम देखें तो मान लीजिए ये ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसा आता है, ओके। मान लीजिए ये ऐसा सिस्टम है। तो ये नंबर्स हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये देखिएगा ये वाला काफ़ी कम होगा। ये जो आपको पूरा एज को अगर आप कैटेगराइज करें, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में भाग कर रहे हैं। तो ये है आपका न्यू दिल्ली का एज स्टैटिस्टिक्स फॉर 2025। किसी और सिटी, कोलकाता, अगेन 2025 में ये डिफरेंट होगा, राइट। अगेन न्यू दिल्ली 20 साल पहले, दैट इज 2005, उस समय का दिस डेटा वाज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? क्योंकि यहाँ नंबर्स भी डिफरेंट होंगे और साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो इस चीज से आपको बहुत सारा चीज पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पता चला आपको, यहाँ ये पता चलता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बींग्स है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 20 से 30 साल। इसका मतलब क्या है, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर इस डेटा को जान ले तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर लॉन्च करेगी, एडवर्टाइज करेगी जो इन लोगों के काम आएगी, ताकि वो लोग इसे खरीद सके। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये वन ऑफ द अर्निंग वाले ग्रुप्स भी हुए, है ना, मतलब इनके पास रुपया पैसा भी होता है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी इस चीज़ को भी ध्यान रखेगी कि इनको अगर हम लुभा सके, इनको अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, हमको प्रॉफिट होगा। तो अभी अभी हमने आपको जो बताया वो है स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करके डेटा एनालिसिस, ओके। हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बताए, पर ये तो हम इंसान कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ना, हम एक ह्यूमन बीइंग है। पर यही एनालिसिस अगर एक AI एनेबल्ड मशीन करती है, ओके, AI एनेबल्ड मशीन करती है, तो आप सोचिएगा कि वो जो मशीन है उसके पास में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी है। सो बेसिकली इट इज यूजिंग द डोमेन व्हिच इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डोमेन, ओके। ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे मशीन्स होते हैं जो जैसा हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं वैसे ही वो मशीन आपको बिल्कुल सही मायनों में पॉइंट वाइज एनालिसिस करके बताएगी कि ये 3.5 करोड़ का जो डेटा है इसके कितने मायने हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमने आपको लोगों का डेटा दिखाया, राइट, यहाँ पे लड़के लड़कियों का डेटा नहीं दिखाया, तो वो भी अलग से वो मशीन बना सकती है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आप सोच सकते हैं ना 3.5 करोड़ डेटा को हैंडल करना कितना हार्ड होगा। बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड आपका मशीन भी पावरफुल होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है जो इसको हैंडल करेगा, केवल कंप्यूटर का कैपेबिलिटी होने से ही नहीं होगा, समवन हैज टू हैंडल एंड दैट is either human being or an AI enabled machine, ओके। तो ये अगर मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, तो इस डेटा से भी हमको बहुत सारा चीज पता चलेगा जो पिछले डेटा से पता नहीं चला था, ओके। अब मान लीजिए हमारे पास 2000 साल से लेकर के 2025 तक का ये पूरा डेटा है, तो इस पूरे चीज का हम एवोल्यूशन समझ सकते हैं कि कैसे करके लड़के लड़कियों का जो ग्राफ है ये बदल रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है, दिल्ली के बारे में, दिल्ली में लोगों के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है, ये सारी चीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस व्हिच हैज बीन डन यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ओके। ओके, तो और एक एग्जांपल देखिए, वेदर प्रेडिक्शन। भाई वेदर प्रेडिक्शन में क्या होता है, ये अगर अपना इंडिया का मैप है, हाँ, ये बहुत ही बेसिक मैप है। तो वेदर प्रेडिक्शन में हमको डिफरेंट जगह में सेंसर्स पुट करने होते हैं, ओके। चारों तरफ में सेंसर्स पुट करने हैं, यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं, वहाँ भी सेंसर पुट करना है, केवल वहाँ नहीं, समुंदर में, आसपास समुंदर में भी हमको सेंसर पुट करना है।
ये देखिए चारों तरफ आसपास में भी, हिमालय के इधर में भी, इधर में भी, तो इन सेंसर से हमको डेटा मिलेगा। किस चीज का डेटा? विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह। इनफैक्ट सैटेलाइट से भी हम लोग डेटा लेंगे विजुअली, ओके, क्लाउड्स वगैरह का, फॉर्मेशन का, इन सब डेटा को, ये देखिए डिफरेंट डेटा, ओके, ये चारों तरफ से सारे सेंसर्स से, लाखों सेंसर्स हैं यहाँ पे। इसको एक AI एनेबल्ड मशीन फोरकास्टिंग सिस्टम के अंदर डाला जाएगा और फिर एनालिसिस करके अगर पता चला कि कहीं पे हरिकेन आने वाली है किसी इलाके में, मान लीजिए इस पर्टिकुलर इलाके में हरिकेन आने वाली है, तो यहाँ पर वो जो AI एनेबल्ड मशीन है वो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, ओके, थ्रू ईमेल एंड फोन, कि भाई देखिए यह हमारा प्रेडिक्शन है कि इस इलाके में आपका हरिकेन आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, आप जल्दी से प्रिकॉशंस लीजिए, एंड देन द लोकल गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स। आप समझ रहे हैं? मतलब देखिए, आप अगर इस मशीन को हटा करके इंसान को रखिएगा तो उसका कितना चैलेंज हो जाएगा, इतने सारे डेटा को हैंडल करना। बेचारे को सोना भी है, खाना भी है और वगैरह वगैरह काम भी करना है, पर मशीन ना सोती है ना खाती है, ओके, इट कैन वर्क रिलेंटलेसली। और एक इंसान इतना डेटा हैंडल नहीं कर पाएगा, जबकि मशीन AI enabled, it can handle crores of data easily, ओके। तो आप समझ रहे हैं ना, हम लोग जो आसानी से घर में बैठ बैठ के जान जाते हैं, फोन में मैसेज आता है बारिश आने वाली है, ये होने वाला है, तूफान आने वाला है, हवा तेज चलेगी, तो इसके पीछे कितना सारा चीज है, इसके पीछे कितना प्रेडिक्शंस है, कितना डेटा है। यू हैव टू रियलाइज दिस डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे AI का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।